यो व्हाट्स अप गाइस, कैसा है चले वेलकम बैक टू गिव वीडियो। आज हम देखने वाले बाकी हनुमा सीरीज, पूरा पूरा सीरीज देखने वाले हैं हम लोग बाकी हनुमा का। बाकी हनुमा सीरीज पार्ट 1। देने वाला कुछ खास नहीं, अपने बाप के साथ थोड़ी हाथापाई। ये इसको पहला पार्ट नहीं गाइस, इसका पहला पार्ट ये नहीं है। गाइस हम लोग ना लेवल एयर स्ट्राइक कर देनी चाहिए थी उस पर, लेकिन हमने ऐसा नहीं किया। और जिस चीज ने उस एलिफेंट को डिफीट किया है वो एक इंसान था। मैंने अपनी आंखों से देखा। वो इंसान ब्लैक कपड़ों में था। उस एलिफेंट को मारकर उसका गोश्त खा रहा था। दोस्तों दरअसल ये यूजिरो हनुमा ही होता है। जैसा कि हमने पिछले पार्ट में देखा था कि अब बाकी और उसके फादर की फाइट होने वाली है बहुत ही जल्द। तो यूजिरो हनुमा ईस्ट अफ्रीका आया होता है अपनी ट्रेनिंग के लिए, और वहाँ पर उसका सामना इस एलिफेंट से होता है। अब ये सब कुछ सुनने के बाद वो रिपोर्टर से कहती है कि आपको सच में लगता है कि हम आपकी बात पर यकीन कर लें? क्या कोई इंसान इतने बड़े मॉन्स्टर को मार सकता है? ये कैसी बातें कर रहे हो? किया होता है फाइट के लिए। वो बच्चा बाकी से लड़ने के लिए अपना ऐसे की बाकी सिर्फ सोच ही नहीं रहा। ऐसा लग रहा है कि असली में कोई ओपोनेंट उसके सामने ही खड़ा है। रोमिना कहता है बाकी एक वीकनेस होती है और इससे फाइट हो बच्चे, तुम्हारे बचने का कोई चांस नहीं है। हमारे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है कि तुम खुद को पुलिस के हवाले कर दो। लेकिन तभी बाकी उसे कहता है एरिज़ोना स्टेट प्रिजन। इस प्रिजन का नाम सुनकर आपको कुछ याद आया? दोस्तों ये सुनकर तो आपको समझ आ ही गया होगा कि बाकी इसके बारे में बात कर रहा है। बाकी मिस्टर अनचेन के बारे में बात कर रहा है। बाकी एक प्रिजनर बनकर मिस्टर अनचेन के पास जाना चाहता है उनसे फाइट करने के लिए। रेजिडेंट से कहता है अगर मैं इनकार कर दूं तो? ये सुनकर बाकी उसे कहता है सर प्रॉब्लम हो जाएगी यार थोड़ी है ना। और वो प्रेसिडेंट थोड़े नखरे करने के बाद मान जाता है। कोर्ट में बाकी को बहुत ही जल्दी से गिल्टी साबित कर दिया जाता है। देखते ही देखते रात हो जाती है और रात को बाकी उस प्रिजन में पहुंच जाता है। बाकी का फिंगरप्रिंट लिया जाता है, उसकी आंखों को स्कैन किया जाता है और उसके मुंह के अंदर का डीएनए को लिया जाता है। और अब बाकी को प्रिजनर वाले कपड़े पहना दिए जाते हैं और बाकी को सीधा मिस्टर ओलिवर के पास लेकर ले जाया जा रहा होता है। अब बाकी मिस्टर अनचेन के इलाके में पहुंच जाता है और उसका इलाका देखकर बाकी की आंखें फटी रह जाती हैं, क्योंकि वो जगह अंदर से एक लग्जरी होटल की तरह होती है। ये देखकर बाकी हैरान रह जाता है। बाकी समझ जाता है कि मिस्टर ओलिवर तो यहाँ पर किंग बन के रहता है यार। बाकी आगे जाकर जैसे ही दरवाजा खुलता है तो वो अपने सामने मिस्टर अनचेन को पाता है। मिस्टर ओलिवर बाकी का स्वागत करता है और फिर मिस्टर ओलिवर से कहता है मुझे पता है तुम यहाँ पर क्यों? मिस्टर सेकंड देखते ही देखते ठीक है, हम सब लोग मिलकर एक अलग कंट्री बनाना चाहते हैं। और वो बंदा जीवारो की बात जॉर्ज बुश के साथ कराता है। जॉर्ज बुश की फट जाती है और वो उन सभी लोगों से कहता है मुझे लगता है हमें इनकी बात मान लेनी चाहिए। ये लोग बहुत ही ज्यादा खतरनाक हैं और हो सकता है ये डिफरेंट कंट्रीज के सभी के सभी प्रेसिडेंट को मार डाले। और इसी तरह से जीवारो अपने लोगों को और फिर मिस्टर अनचेन से कहता है मुझे ऐसे नहीं रह पाओगे। रुमाल को अपनी छोटी उंगली और अंगूठे की मदद से देखकर हैरान रह जाते हैं और समझ जाते हैं। तो जैसे कि पिछले पार्ट में हमने अभी देखा मिस्टर अनचेन और बाकी के बीच में और बाकी फिर से दीवारें तोड़ता हुआ जेल के आज तक मुझे तुम्हारे डैड के अलावा अभी इसी वक्त इसे मार देना मुझसे छिनकर इसके पास चला जाएगा। इसीलिए अब बाकी को यहाँ से जाना होगा। सभी के सभी कहती है ये देखकर हैरान रह जाती है कि बाकी ने मिस्टर अनचेन को हरा दिया। भाई कैसे हो सकता है ये? और बाकी का भी वहाँ पर आने का असली मकसद पूरा हो जाता है, जो कि था मिस्टर अनचेन को हराना। और वो उस जेल से चला जाता है और अब ये बात यूजिरो हनुमा तक भी पहुंच जाती है। बाकी ने मिस्टर अनचेन को हरा दिया। यूजिरो को बाकी पर बहुत ही ज्यादा प्राउड होता है। वाह, ये तो सच में बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग हो चुका है। मैं अपने बेटे के साथ खुलकर मुकाबला कर सकता हूँ। और तभी कैरी स्टैटम उसे टॉन्ट मारते हुए कहता है यूजिरो हनुमा सर, मुझे लगता है आपको थोड़ा सबल रहना चाहिए। बाकी बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग हो चुका है, क्या पता वो आपको भी हरा दे। ये सुनकर यूजिरो हनुमा से कहता है अरे नहीं ये नहीं हो सकता कभी। भले ही वो स्ट्रांग हो चुका है और उसका मेरे साथ अभी भी कोई मुकाबला नहीं है। वो दोनों चलते चलते एक डायनासोर के फॉसिल के पास आकर खड़े हो जाते हैं और कैरी स्टैटम से कहता है यूजिरो हनुमा सर, क्या लगता है अगर आपका मुकाबला किसी डायनासोर से हो जाता क्या आप उसे भी हरा देते? ये सुनकर यूजिरो हनुमा जोर जोर से हंसने लग जाता है कि यूजिरो हनुमा का बचपन से ये ड्रीम होता है काश वो डायनासोर के जमाने में पैदा हुआ और डायनासोर का शिकार कर उन्हें मारता उन्हें खाता। अब दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कुछ माइनर्स को खुदाई करने वाले इंजीनियर्स को एक एंशिएंट क्रीचर मिलता है जो कि
ये भी जिंदा हो सकता है। पिकल की बॉडी पर बहुत सारी फायर्स लगी होती है, जो कि उसकी बॉडी यहाँ पर उस टीरेक्स तो जैसे कि पिछले पार्ट में हमने अभी तक देखा कि पिकल एक फीमेल रिपोर्टर को पिकल को इस बात से जरा सा भी फर्क नहीं पड़ता। वो अपना मस्त सो रहा होता है वहाँ पे। ये देखकर भाई सभी के सभी लोग हैरान रह जाते हैं। अभी ये जैक हार्मा तो बौखला जाता है और उसके बेस पर ही एक किक मारता है जोरदार, जिसकी वजह से पिकल उठ जाता है और अब पिकल बाहर आ जाता है। और भाई हम लोग देखते हैं कि पिकल इन सभी का डबल ट्रिपल है भाई साइज में, यहाँ तक कि वो जैक हार्मा से भी काफी ज्यादा बड़ा है। और भाई हम सभी के सभी फाइटर्स में से पिकल यूजिरो हार्मा को सबसे पहले नोटिस करता है। यूजिरो हार्मा पीछे वहाँ खड़ा होता है और अब यूजिरो हार्मा और पिकल एक दूसरे के सामने आ चुके हैं। और अब यूजिरो हार्मा उन सभी लोगों से कहता है, अभी निकल लो यहाँ से, मैं फाइट करने वाला हूं। तो बच्चे इसके सामने पता है ना तुम्हें, चलो निकलो। और अब यूजिरो हार्मा पिकल से लड़ने के लिए गिलास तोड़कर उसके बेस के अंदर जाने लगता है। यूजिरो हार्मा से कहता है, मुझे पता है तुम मेरी भाषा तो नहीं समझ पाओगे, पर मुझे लगता है तुम्हें इतना तो पता चल ही गया होगा कि मैं यहाँ पे तुमसे लड़ने आया हूं। हम सभी के सभी तुमसे लड़ने के लिए यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। अब वो दोनों के दोनों एक दूसरे के साथ मुट्ठी मिलाते हैं और मुट्ठी मिलाने पर पिकल को ऐसा लगता है कि वो किसी टीरेक्स डायनासोर के साथ ही फाइट करने वाला है। और उसके चेहरे पर एक बहुत बड़ी सी शैतानी हंसी आ जाती है। और जहाँ तक की फिजिकल पावर की बात है तो हम देखते हैं कि यूजिरो हार्मा पिकल के साथ फाइट करने में काफी स्ट्रगल कर रहा होता है। और एक वक्त तो ऐसा आता है कि पिकल यूजिरो हार्मा को पीछे धकेल रहा होता है और यूजिरो हार्मा को मजबूरन अपनी टेक्निक का इस्तेमाल करके पिकल को पटकने की कोशिश करता है। और उसकी टेक्निक काम नहीं करती। वो दोनों आपस में लड़ रहे होते हैं कि तभी आर्मी वहां पर आ जाती है और वो लोग यूजिरो हार्मा को वार्निंग देते हुए कहते हैं, यूजिरो हार्मा आप जल्दी से वहां से बाहर आइए, ये आपके लड़ने का कोई खिलौना नहीं है। वो आर्मी ऑफिसर यूजिरो हार्मा से कहते हैं, प्लीज आप उसे कोई नुकसान मत पहुंचाइए। अब हम यहाँ पर एक ऐसे जानवर को लेकर आए हैं जो कि एक्सटिंक्ट होने वाले हैं, जिसकी वजह से हम पर केस भी हो सकते हैं बहुत सारे। लेकिन पिकल को जिंदा रखने के लिए हमें ये करना ही होगा। इसने 1 महीने से कुछ नहीं खाया और अगर ऐसे ही चलता रहा तो ये भूख के कारण मर जाएगा। और तभी हम देखते हैं कि पिकल के सामने एक बहुत बड़े से शेर को लाया जाता है और वो शेर बहुत ही ज्यादा भूखा होता है। इसकी वजह से वो पिकल पर अटैक करने के लिए बिल्कुल रेडी होता है और उसे देखकर पिकल भी लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। और पिकल उस शेर पर अटैक करके उसे दबोच लेता है और उसकी पीठ की हड्डी को तोड़ देता है और वो शेर वहीं पर मर जाता है। और अब पिकल उस शेर को खाने लगता है। ये पूरा का पूरा सीन न्यूज़पेपर में वायरल हो जाता है। जिसके बाद प्रोफेसर एल्बर्ट को एक न्यूज़ चैनल पर बुलाया जाता है इंटरव्यू के लिए और उससे पूछते हैं, प्रोफेसर एल्बर्ट आपने एक एक्सटिंक्ट होने वाली स्पीशीज को क्यों यूज किया? एल्बर्ट ने बताया, ये हमारी मजबूरी थी। पिकल इस दुनिया में बहुत ही बड़ी खोज है। पिकल ने पिछले 1 महीने से कुछ नहीं खाया। हम जो भी जानवर जाते हैं उसके सामने वो उसे ही देखकर भाग जाते थे। इसलिए हमें पिकल को यहाँ पर लेकर आए थे। और उसकी बॉडी की तरफ हम यूजिरो हार्मा को देखते हैं जो कि रोड पर चल रहा होता है और उसे देखकर सभी के सभी लोग डर रहे होते हैं बहुत ज्यादा। जैसे कोई हिरण जंगल में चल रहा है और उसी वक्त उसके सामने एक चीता आ जाए तो हिरण के पास भागने का एक भी मौका नहीं होता, क्योंकि अगर वो भागा तो चीता उस पर अटैक कर देगा, जिसकी वजह से वो वहीं पर खड़ा होकर कांप रहा होता है। ठीक लेकिन उसे अपनी माँ को खुश करने या अपने फादर की रिस्पेक्ट कमाने के लिए नहीं, बल्कि रात्सुका का पहला मैच फॉर्मर वर्ल्ड चैंपियन एंड्रे वाइल्ड के साथ दोनों एक दूसरे को पंच करते हैं और रात्सु सीधा नीचे गिर जाता है। बाकी हार्मा स्टोरी पार्ट 1। बाकी हनुमान स्टोरी पार्ट 1। हनुमान क्यों हट गया? चलो कोई इधर कहाँ है? बड़ा डेविल नहीं, क्योंकि उन्होंने इतना खतरनाक शख्स कभी नहीं देखा जो कि इतना स्ट्रॉन्ग हो। इसीलिए वहाँ से बाकी जाने लगा। जाते जाते कहता, मुझसे दूर रहना। ऐसी खसूसियात तो लड़ने से भी बेहतर है। तुम्हारे दुश्मन की हिम्मत ही ना हो। देखते ही देखते एक और बार से शिफ्ट होता। तभी एक काली सी गाड़ी बाकी के स्कूल के आगे रुक जाती और उसमें से एक शख्स निकलता है और उस शख्स का नाम मित्सुनारी टोकुगावा, जो कि टोकुगावा फैमिली का सरबराह होता है। और मजबूत आर्मर स्पैक से लड़ने के लिए बनाए थे, पर वो सारे बेकार निकलते हैं क्योंकि स्पैक ने उन्हें आसानी से तबाह कर डाला था। और अब अगर वो जेल वापस आएगा तो इस बार वो और भी ज्यादा घातक हथियारों से उस पर वार करेंगे। स्पैक उस पंच के डर से उभरा नहीं था। हानियामा फिर से पूरी ताकत के साथ उसे पंच मारता है। वो स्पैक को उठाकर पूछता है क्या वो फाइट जारी रखना चाहता है। स्पैक स्माइल करने लगता है। हानियामा फिर से जोरदार पंच मार के फिर से पूछता है। स्पैक फिर से स्माइल करता है। हानियामा उसे अब लगातार पंचेस मार के वही सवाल पूछता है। लगातार 5 बार अटैक खाने के बाद स्पैक उससे रुकने को कहता है और इस मौके का फायदा उठा के वो 6 गोलियां उसके मुंह में घुसा देता है और उसके मुंह को उड़ा देता है। लेकिन मुंह उड़ने के बाद भी हानियामा उससे पूछता है क्या वो फाइट जारी रखना चाहता है कि नहीं, और वो स्पैक को उठाकर सीधा बिजली के खंभे के ऊपर फेंक देता है, जिस कारण उसे इलेक्ट्रिक शॉक लगता है। इसके बाद हानियामा स्पैक को लेकर पुलिस स्टेशन जाता है और उसे गिफ्ट की तरह वहां सौंप देता है। वो सभी ये देख के चौंक जाते हैं और हानियामा को सैल्यूट करते हैं। इसके बाद वो कार में बैठकर जाने लगता है पर
किसी कारण कार आगे नहीं बढ़ती। अब पता चलता है कि स्पैग ने सारे पुलिस वालों को मार डाला और कार को उसने पकड़ लिया है। वो कार को पलटा देता है और हानियामा को पीटना शुरू करता है। वो काउंटर अटैक करने की कोशिश करता है लेकिन स्पैग उसको 100 में गोली मार देता है। स्पैग कहता है वो ऐसी दुनिया से आता है जहाँ लड़ाई केवल जिंदगी और मौत के लिए होती है। हानियामा को उसे तभी मार डालना चाहिए था जब उसके पास मौका था। अब स्पैग हानियामा के चेहरे को क्रश करने लगता है पर वो उसकी ग्रिप से निकलकर स्पैग के मुंह को लगातार तोड़ता है। ऐसा लगता है फाइट खत्म हो गई लेकिन किसी कारण स्पैग ने अपनी आंखें ढक दी है। वो अचानक से फ्लैश ग्रेनेड निकालता है जो कि लाइट और साउंड से अपोनेंट को हिलने से रोक देता है। हानियामा इस लाइट की वजह से कुछ समय के लिए ब्लाइंड हो जाता है और इस मौके का फायदा उठाकर स्पैग रियर नेक चोक टेक्निक का यूज करता है जिससे कोई छूट नहीं सकता। लेकिन ये कहा जाता है हानियामा की ग्रिप डायनोमीटर से भी नहीं नापी जा सकती। वो गार्ड के एक हिस्से को भी फाड़ सकता है। ये घातक फोर्स उसका नेचुरल बॉर्न गिफ्टेड है। वो इस मॉन्स्टर ग्रिप का यूज करके वो स्पैग के हाथ का बड़ा टुकड़ा फाड़ देता है और इसके बाद वो उसके थाइस का हिस्सा फाड़ता है और फिर उसकी गर्दन और आखिरकार स्पैग हार जाता है। इसके बाद हॉस्पिटल में डॉक्टर इस बात से कंफ्यूज थे। स्पैग जो कुछ घंटों पहले काफी मस्कुलर था अपनी सारी मसल खो चुका है। वो 50 साल का दिखता था लेकिन असल में उसकी एज 97 साल थी। इस तरह की घटना का कोई ऑफिशियल रिकॉर्ड मौजूद नहीं है लेकिन एक आदमी था जिसका नाम ट्रेजर हंटर जैक था। उसे एक सनकैन मिली जिसकी तलाश और कात्सुमी के पास जाता है जो उस समय कराटे सिखा रहा था। ताकतवर साबित करता है। इसके लिए जाके उसका और सम्मान करता है और कहता है उसके हाथ को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। डोगो आता है जो उसे लड़ाई के लिए चुनौती देता है। लड़ाई से पहले कहता है वो बूढ़े आदमी पे दया नहीं करेगा ताकि वो रोते हुए उससे दया की भीख मांगे। हालांकि उसकी हवाबाजी वहीं निकल जाती है जब डोगो के सर में पंच मार के वो अपना हाथ उड़ा बैठता है। वो बार बार उसके वीक स्पॉट में अटैक कर उसकी इतनी बुरी हालत कर देता है कि अली आगे लड़ नहीं पाता और आंसू से बढ़ जाता है। अब अली के फादर मोहम्मद अली अपने बेटे से मिलने के लिए आते हैं। मोहम्मद अली जो बुरी तरह से बीमार है वो 5 सालों से ट्रेनिंग कर रहा है ताकि वो